हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे यानी लेक्चर 1 से लेके 4 तक, तो हमने काफी सारा पार्ट जो है क्लियर कर लिया है। यानी कि थ्योरी का अगर मैं बताऊं तो लगभग लगभग 50% से ज्यादा पार्ट हम कर चुके हैं। बेसिकली बचता क्या है, न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज को हमें रिवाइज करना है। पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको फॉर्मूलाज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। और न्यूमेरिकल आपको पता है कि आपको मार्क्स देके जाएंगे। न्यूमेरिकल में क्या है कि अगर आपने बिल्कुल ठीक किया तो आपको 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी तो लिखने के लिए आती है, वो तो आपकी 11th क्लास में आएगी। बात करूं नीट में, तो नीट में तो आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक एक करके टॉपिक्स को समझना है। जैसे भी आप टॉपिक को समझना चाहो समझो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है। क्वेश्चन मान लो नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, आप ट्राई नहीं कर रहे हो वो एक अलग चीज है। दोनों चीजों में फर्क समझो। क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो वो तो आपकी नेग्लिजेंस है ना। बताओ जल्दी, सिंपल सी बात है। तो वह चीज आपको सही करनी है। और वो कैसे होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी है मेरे साथ में। आज की इस वीडियो में मैं पहले ही बता दूं क्या क्या करवाने वाला हूं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रम से। अब स्पेक्ट्रम को हम समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें मेन पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट उससे पहले हमें एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ये समझना होगा। ठीक है, ये हो गई मेरी छोटी सी चीज। इसके बाद मैं आपको सारी की सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। क्वेश्चंस बहुत सारे आज आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इसमें जो हम साथ में सॉल्व करने वाले हैं। साथ में सॉल्व करने वाले हैं मतलब मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा जिसमें आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंटरेक्टिवनेस होगा। आपको लगेगा यार क्लास चल रही है, आपको लगेगा हाँ यार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाइव क्लास चल रही हो, मजा आ गया एकदम। और जब आपसे क्वेश्चन होंगे, और मुझे लगता है 100% आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर में से। वो आयनिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिए, आप टेंशन मत लो। ये बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, थोड़ा बड़ा है, हाँ लेंदी कह सकते हो। और क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना होगा। और खासकर आप मेडिकल वाले हो तो आपको तो जरूरत से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ जो मेडिकल वालों को, वो न्यूमेरिकल्स को करने में थोड़ा सा कतराते हैं। क्यों कतराते हैं, वो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व ही नहीं करना चाहते, वो कैलकुलेशन ही नहीं करना चाहते। कैलकुलेशन उनको लगता है कि करूं तो क्यों करूं, क्यों करूं भाई। अरे मतलब क्या बनता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व तब होगा जब आप उसको पूरा कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे। तो आप ये क्यों कहते हो कि मेरी कैलकुलेशन वीक है। कैलकुलेशन वीक है ये भी नेग्लिजेंस हुआ। आप बहाने क्यों बना रहे हो। बहाने बनाने का क्या मतलब है यहाँ पर। आपको कोई चीज करनी है तो करनी है, सिंपल। क्वेश्चन सॉल्व होगा, पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब तक आप पूरा क्वेश्चन करके आंसर नहीं निकालोगे, सही टिक नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। आपको फॉर्मूला आता है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सीखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला याद करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो एक एक चीज को हम समझेंगे। और ये सीरीज भी जो आपकी नीट 1 ईयर की सीरीज है ना, वो यही है कि हम जीरो टू एडवांस तक जा रहे हैं। मतलब हम आपको जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। तो उसमें क्या लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, उसमें क्या बहुत ज्यादा आपको करवाना पड़ेगा। तो आपको भी ध्यान देना है। सारी चीजें हम ही ध्यान क्यों दें, आपका फ्यूचर है ना, आप अपने फ्यूचर के बारे में खुद सोचो। और देखो, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ। ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। वैसे भी दुनिया ऐसी हो गई है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। इतने भी छोटे नहीं रह गए हो, आप 11th क्लास में हो, 16-17 साल के हो, थोड़े बहुत समझदार तो हो। आपको अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं आएगा करने कुछ भी। ठीक है, इवन आपके टीचर्स नहीं आएंगे आपका एग्जाम करवाने। आपका एग्जाम करवाने आपके टीचर्स भी नहीं आएंगे, आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं रिपीट करता रहता हूँ, कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और कॉपी पेन लेके उसको सॉल्व भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेके बैठ गए, सर ने बोल दिया हाँ लेके बैठे हैं बस आराम से और देख रहे हैं वीडियो को बिल्कुल फिल्म की तरह। तो फिल्म थोड़ी चल रही है, आपको सॉल्व भी करना है साथ साथ।
और फॉर्मूलाज लिखते चलो। इतना थ्योरी पे मैं कहता हूँ ध्यान मत देना, जितना फॉर्मूलाज और क्वेश्चन पे ध्यान देना, वो ही मेन है, वही आपको हीरो बनाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको एमिशंस के बारे में बता दूं, एमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखो, स्पेक्ट्रम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पर, एमिशन और एब्सॉर्प्शन। ठीक है, एमिशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वहां हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, और एब्सॉर्प्शन में हम लो टेम्परेचर लेंगे और एनर्जी क्या करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हो, आपको पता है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है ना, आप अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन चेक करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो मेन जो मेरा टॉपिक है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, इसको मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं, जिससे आपको रियल लाइफ फील आए। क्योंकि एक बार को हो सकता है थ्योरी में पढ़ के बता दूं या फिर मैं आपको लिखवा दूं, रटवा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको एक्सपेरिमेंट नहीं दिखेगा, आपको लगेगा हाँ ये आप क्लियर है, एक्सपेरिमेंट देखते ही। जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन, वही दो चीज मैंने बताई, स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में बांटो, एमिशन और एब्सॉर्प्शन। अब देखो स्पेक्ट्रम को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में आपने सुना है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम इसको चेक करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, इसमें तीन चीज मेन होंगी। एक तो हम लेंगे लाइट सोर्स, ठीक है, जहां से लाइट आएगी। दूसरा हम लेंगे प्रिज्म, प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, अगर आप फिजिक्स पढ़ के आए हो, 10 तक भी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको प्रिज्म पता होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता। एक सॉलिड शेप होती है, ठीक है ना, देखा तो होगा यार आपने, हर तरफ तो आपने देखा होगा, हर फेस सेम ही लगता है आपको। और वहां से अगर जब हम लाइट गुजारते हैं तो क्या होता था, वो रेडिएट करता था, वो अलग अलग लाइट्स में बांट देता था। व्हाइट लाइट जैसे उस पर गुजारते हैं तो क्या करता है, ब्लू, ऑरेंज, येलो, एक लेते थे ना फोटोग्राफिक प्लेट, और प्रिज्म यहाँ रखते थे, और यहाँ से लाइट आती थी, यहाँ से लाइट आती थी, तो क्या होता था, वो पूरा रेनबो की तरह, मतलब 7 कलर्स में पार्टी बांट देता था उसको, अलग अलग कलर्स में, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखो यहां पर ध्यान से देखो। अब आप कह रहे होगे एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस है। तो देखो, स्पेक्ट्रम प्लूरल है और स्पेक्ट्रा सिंगुलर है, इस टाइप से समझ लो। अब एमिशन स्पेक्ट्रा को समझते हैं। यहां पर देखो, ये एक लाइट सोर्स है हमारा, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई। अब जब लाइट आई तो वो किस पे पड़ी, प्रिज्म पे, किस पे, प्रिज्म पे। तो यहाँ जो मेरा प्रिज्म है, इस पे व्हाइट लाइट जैसी मैंने गुजारी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्रिज्म का क्या काम होता है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। लाइट को क्या करता है, अलग अलग कलर्स में डिवाइड करता है। अभी मैंने बताया भी विबग्योर से, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर हो गए। तो ये 7 कलर हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये देखने को कैसे मिलते हैं, कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है, वो मैं बताता हूँ। उसका सीधा सीधा आपका तरीका है, आप इसको उल्टा करके लिख दो। मतलब उल्टा करके कैसे लिख दो, विबग्योर, बी पहले, फिर आई, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो ना। तो यानी कि ऊपर से नीचे, आपने क्या करा, बस विबग्योर को उल्टा लिख दिया। तो इस टाइप से हमें कलर्स, डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये जो हमें डिफरेंट 7 कलर्स देखने को मिलते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, यानी कोई भी बाउंड्री नहीं होता। और इसी स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब कंटीन्यूअस लाइन या कंटीन्यूअस कलर्स की लाइन हमें देखने को मिलती है और उनके बीच में कोई बाउंड्री या कोई सेपरेशन नहीं होता। जैसे यहां पर देखो, ये हमारा हो गया रेड कलर, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया, इस साइड आओगे तो फिर येलो देखने को मिला। ठीक है ना, विबग्योर बन रहा है, अगर आप देखोगे ना तो आपको वैसे भी पता चल रहा है, यहां से ग्रीन हो गया, ठीक है ना, यहां से ग्रीन हो गया, यहां तक ग्रीन रहा, फिर यहां पर ब्लू हो गया, फिर ये इंडिगो, और थोड़ा सा यहां पर वायलेट जैसा देखने को मिला। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आप कहोगे पूरा का पूरा वैसे के वैसे कलर क्यों नहीं आ रहे, वैसा थोड़ा सा मतलब आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ रेड पता चल रहा है, ऑरेंज हुआ, हल्का सा पता चल गया। ठीक है, यहाँ से ऑरेंज होना स्टार्ट हुआ, मैंने वहां पॉइंट दे दिया। यहाँ से येलो होना स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पॉइंट दे दिया। यहाँ से ग्रीन होना स्टार्ट हुआ, मैंने पॉइंट दे दिया। यहाँ से ग्रीन खत्म होकर ब्लू स्टार्ट होने लगा, ब्लू नाम दे दिया। यहाँ इंडिगो स्टार्ट हुआ, उसका नाम दे दिया।
ठीक है, यहाँ से वायलेट होना और डार्क हो गया तो वायलेट होना स्टार्ट हुआ तो उसको वायलेट दे दिया। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमारे विबग्योर देखने को मिलता है, विबग्योर पता चल गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर देखने को मिलते हैं और इनके बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, यहाँ कोई बाउंड्री है नहीं। ठीक है, तो जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट होगी, इसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। यहां पर हमें 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिले, बताओ मिले या नहीं मिले, स्क्रीन जैसे। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे, और लाइट सोर्स क्या था, कोई भी हॉट बल्ब ले लिया। ठीक है ना, सिंपल है, बल्ब तो आपको पता ही होगा, वो क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा यहाँ पर, और वो जाके प्रिज्म से टकराएगी, और प्रिज्म से जैसी टकराएगी तो क्या करेगी, यहाँ पर कलर दिखाएगी डिफरेंट। ठीक है, अब आपने ये तो समझ लिया कि हाँ सर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक बार एब्सॉर्प्शन का बता दो या लाइन स्पेक्ट्रम। अरे देखो, एमिशन में मैंने अभी आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बताया, अब मैं लाइन स्पेक्ट्रम बताता हूँ, डिसकंटिन्यूस में क्या होगा। वहां पर सिर्फ अलग अलग कलर्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके बीच में बाउंड्रीज आ जाएगी, यानी सेपरेशन देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। यानी कि जो हमारी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी लाइन की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, वो डार्क स्पेस से डिवाइडेड होगी, सेपरेटेड होगी, जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर पता चल रहा है, रेड, येलो, ये आपका हो गया ग्रीन, ब्लू, मतलब इंडिगो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनके बीच में क्या है, सेपरेशन है, डार्क लाइन्स हमें देखने को मिल रही है, डार्क स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस डार्क स्पेस की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, और इस सेपरेशन की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने एमिशन स्पेक्ट्रम को काफी समझ लिया। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका। अभी तक हम देख रहे थे कि लाइट को क्या कर रहे थे, एमिट कराया जा रहा था, और उसके बाद क्या हो रहा था, हमें डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर्स देखने को मिल रहे थे। यहां पर भी ऐसा ही होगा, बस क्या है कि आपको डार्क लाइंस देखनी होगी, आपको क्या देखनी होगी, डार्क लाइंस देखनी होगी। अब हम किसी भी गैस के थ्रू, यानी कि किसी भी आयनाइज गैस को अगर मैं यहां पर लूं और उसके थ्रू यहां पर कराऊं, सपोज करो हाइड्रोजन ले रहा हूं, सपोज करो कोई और गैस है, हीलियम है, ठीक है, ऐसे ही देख के चलो, और स्पेक्ट्रम का आप ऐसे ही पता लगाओगे, हाइड्रोजन है अगर यहां पर, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आपको पता होगी ना। और वेवलेंथ और रेडिएशन ही तो हम चेक कर रहे हैं मिशन में, और क्या चेक कर रहे हैं स्पेक्ट्रम में, यही चीजें तो सर्च कर रहे हैं हम, और तो कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो मिसिंग वेवलेंथ है, जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसको हमें देखना पड़ेगा। ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसको आप पढ़ के देख सकते हो, इस डायग्राम को आप चेक कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में से एक दो क्वेश्चन, या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने सबसे ऊपर रखा है, तो हम पढ़ने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, यानी कि क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, मैंने कल आपको एक्साइटेशन एनर्जी भी बताया था, अब बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है ना, एमिशन भी पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी मैंने कल के लेक्चर में बताया, तो वही चीजें बार बार रिपीट होती है तो वो ठीक भी नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी, ये सब मैंने आपको बता दिया था, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो वो एक्साइटेड स्टेट होती है। और एक्साइटेड स्टेट का भी मैंने बताया था, n=1 पे ग्राउंड स्टेट, n=2 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 पे क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो वही चीजों को अब हम आगे समझने वाले हैं, इसमें मेन क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। पहले मैं आपको वही डायग्राम पहले रिवाइज करवा देता हूँ, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो यहां पर n=1 पे क्या है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, 13.6 eV। आप कहोगे ये तो सर बिल्कुल ही इजी चीज है, तो सबको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी फॉर्मूला होता था -13.6 Z² अपॉन n²। ठीक है, और एक्साइटेड एनर्जी के लिए जो हम डेल्टा ई निकालते थे वो क्या होता था, वो हमारा होता था डेल्टा इक्वल्स -13.6 अपॉन Z1 हो जाता है हाइड्रोजन के लिए, तो इसको 1 ले सकते हैं आप। ठीक है, अपॉन n², या रुको रुको, एक्साइटेड के लिए पूछ रहा है ना, तो देखो एक सेकेंड, 13.6 1/n² माइनस 1/n1², सिंपल, यही होता था ना। तो ऐसे हमने सॉल्व करना सीख लिया था। अब यहां पर अगर मैं देखूं, 1 से लेके इंफिनिटी तक, अगर मैं देखूं 1 से लेके इंफिनिटी तक मैं अगर देखूं,
तो क्या हो जाएगा देखो, यानी कि मुझे एक को इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या करना होगा, एक को इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। तो मैं N2 को इन्फिनिटी लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा देखो, -13.6 वन अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस N1 कितना है 1, तो 1/1 का स्क्वायर। क्या आ गया ये, 1/इंफिनिटी स्क्वायर कितना होता है 0। ये हो गया मेरा जीरो पार्ट, 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, और -1 इंटू -13.6 क्या आ जाएगा, +13.6 EV। ये हम ईवी में निकालते थे, कल मैं सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूँ, बार बार करवाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, लेकिन स्टिल मैं करवाता हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है, 13.6 आया। ऐसे ही आप 1 से लेके 2 तक देखोगे तो क्या करोगे, N1 1, N2 क्या मान लोगे, N2 2 मान लोगे, तो इसी वाले फॉर्मूले में रखोगे तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप किसी भी पोजीशन पे जाके चेक कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इसी में हम लाइमन सीरीज, बामर सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में करवाने वाला हूं, पर आप याद करने के लिए मैं बहुत अच्छी आपको ट्रिक भी लेकर आया हूं कि n=1 से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो कौन सी सीरीज है, n=2 से कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो कौन सी सीरीज है। और यही आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, मैं आपको पहले क्लियर बता रहा था कि अब जितने भी आगे आगे आपके टॉपिक्स आएंगे वो मेन होंगे। और ये लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्टन सीरीज, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है, आप लिख के रख लो, क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूँ गारंटी से। अगर आपका नीट का एग्जाम है, अगर जेई मेंस वाले देख रहे हैं तो वो भी देख लो, आपके किसी ना किसी मतलब 5 6 अगर आपकी शिफ्ट हो रही है ना, तो किसी ना किसी शिफ्ट में वो आएगा, 8 शिफ्ट होती है ना वैसे, हाँ, तो किसी ना किसी शिफ्ट में आ जाएगा, जनवरी वाले अटेम्प्ट में भी देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी मैं वो सीरीज करवा रहा हूँ, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसी चीज पे, आपका रिवीजन करवाने के लिए क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन में कहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो है मेरी फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट हो गई, मान के चलो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो कितनी दे रखी है, -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम में। लिखने की जरूरत नहीं है, एक एटम के लिए दी, हम समझ गया, मैं कुछ नहीं करना, बस इसी को मान के चलना है। अब ये जूल में है, ईवी में नहीं है, किसमें है, जूल में है। आप कंफ्यूज मत हो जाना यार, वो तो हम ईवी में लेते थे, अरे इसको भी आप ईवी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको बस क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻−19 से, ये ईवी में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, अगर समझ में आ गया हो तो हाँ बोल दो, ये उतना ही आ जाएगा अगर आप बदल के भी देखोगे। ठीक है ना, क्या करके देख लो, कोई बात नहीं। अब आपको निकालना क्या है, फिफ्थ। फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, n क्या लेना है 5। तो जब मैं E5 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, E1/n², E1/n² हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कल इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा भी था, अब आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, क्यों, क्योंकि z तो सेम रहेगा, z तो सेम रहेगा, तो E किस पे डिपेंड करता है हमेशा, En डिपेंड करता है z/n² पे, यानी z² पे, और z² तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, 1 है, तो उसको तो लेके ही नहीं चलेंगे, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधे सीधे n² पे डिपेंड कर रहा है, 1/n² पे। तो बस वही तो कर देना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर E1 कितना था, -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल, डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड मारो किससे, n² यानी 5 स्क्वायर से, 5 स्क्वायर से क्या बन गया ये 25। ये हो गया मेरा -2.18 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाय 25। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मुझे देखो पावर ले लेनी चाहिए, ये यहाँ पर लग जाएगी, तो ये हो गया 218 डिवाइडेड बाय 25, रखते हैं दो पावर्स को ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻−20 हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं काट सकता हूँ, काट दिया, कितना आया, 25 8 जा 200, पॉइंट लगाओ। ठीक है, 225 पे 9 आता, 225 पे 9 आता, इतना मुझे पता है, और 212.5 पे 5 आता, तो ये हो जाएगा मेरा 8.7 लगभग इंटू 10⁻−20। चेक कर लो, और कैलकुलेशन आपको खुद चेक करनी होती है, ये मैं पहले ही आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद मान के चलो कि आपको खुद ही सॉल्व करना होगा ये वाला पार्ट। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ, आपसे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन सारा पार्ट करना किसको है, आपको ही करना है। ठीक है, सॉल्व पेपर में करने के लिए मैं नहीं आऊंगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो।
नेक्स्ट देखो रिडबर्ग्स फॉर्मूला। अब देखो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या नहीं भी देखने को मिलेंगे तो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ऑलरेडी आपको इसका यूज करना पड़ेगा, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। और लाइमन और बामन सीरीज में जाने से पहले मुझे ये चीज समझानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ट्रांजिशन बदल रहा है, ट्रांजिशन बदल रहा है, तो उस केस में लैम्डा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी के लिए हम ये फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। डेल्टा ई इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्डा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, आप पढ़ भी चुके हो। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। इसी को फॉलो करके हम अपना एक नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या होगा, ये ईवी में होता था ना, वैसे -13.6 लिखा होता था ईवी में, अगर मैं इसको चेंज कर दूं जूल में तो क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसे ही चेंज करूंगा ना इसको जूल में, उसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ जल्दी, 10⁻−18, क्योंकि एक पावर ले ली यहाँ से 1.36 इंटू 1.6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.18 आ जाएगा, तो यही बन जाएगा। तो यानी 13.6 ईवी को मैं लिख सकता हूँ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था, उसी को खोल के इन्होंने जूल में चेंज कर दिया है। अब देखो ये डेल्टा ई का फॉर्मूला था, ये इक्वल्स होता है एच सी अपॉन लेमडा के, तो अगर मैं इक्वेट करूं तो एच सी अपॉन लेमडा, यानी इसका फॉर्मूला होगा, हाँ 10⁻⁻34 हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, सी हो गया 3 इंटू 10⁻8, यहां से आपको क्लियर हुआ। अपॉन में क्या था, लेमडा था, इक्वल्स किसके हैं, इसके, यानी कि 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन, मैं माइनस वाला लेके चलता हूँ, मैं N2 स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, आप चाहो तो माइनस अंदर लगा के N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर ये वाला भी कर सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हो, बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस आता है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो, 10⁻8 10⁻−34 कितना बना, 10⁻−26, 3 इंटू 6.6 कितना हो जाएगा, 19.8 हो जाएगा। अगर मैं इसको 1.98 लिखना चाहूं, अगर मैं इसको 1.98 लिखना चाहूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। इंटू यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻9 - 34 कितना हो गया, -25, इक्वल्स यहाँ पर लिखा है 2.1 - 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। तो ये देखो यहाँ से पावर कैंसिल हुई, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, अपॉन में लेमडा है ही, तो 1/लेमडा को अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ से पूरा काट दूं इसको, तो क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इस टाइप से, ये तो एच सी पूरा था, मैंने पूरा अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 1.097 इंटू, या 1.09 तक ही लिखो आप, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करनी पड़े, इंटू 10 की पावर कितनी बची थी, -7 बची थी, ठीक है, माइनस अंदर ही रह गया, 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो, चेक करो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट हमारा आता है ना, ये जो पूरा पार्ट जेड स्क्वायर यहाँ पर रह गया क्या, हाँ यहाँ लिख दो, ये जो पूरा पार्ट हमारा आता है ना 1.09 इंटू 10⁻⁻7, इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। नहीं, ये 1/लेमडा वाले पार्ट को, रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला अलग है। रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए आप एक चीज कर लो, ये वाले पार्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं एक चीज आपको बता दूं, रेडबर्ग कांस्टेंट को याद करने के लिए आप 1/RH का पता लगा लो कि वो 912 एक्सट्रम होता है, क्या होता है, 912 एक्सट्रम होता है, ये 10⁻+7 आएगा ना। तो यहाँ पर अगर आप रख के देखो 1.09 इंटू 10⁻7, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पावर ऊपर आएगी, कितना हो जाएगी, 10⁻⁻7, और 1/1.09 को अगर आप सॉल्व करोगे
1/1.09 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.91 कुछ आएगा। और अगर मैं इसकी पावर्स बढ़ाता जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 912 एक्सट्रम हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ये बेस्ट तरीका है। यहाँ पे पावर में हम गलती कर रहे थे, 10⁻⁻7 था तो उधर जाके +7 आएगी 10 की। इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, आप क्लियर हो गया? तो थोड़ा बहुत हो जाता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे। अब देखो रेडबर्ग फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, 1/λ इक्वल्स RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इसको आप माइनस करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 1/λ RH इंटू Z² भी लिखना है। अगर हाइड्रोजन के लिए है तो Z² लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हाइड्रोजन के लिए है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा मेरा -RH n2² माइनस 1/n1²। आप ऐसे ले सकते हो, अगर n1² वाले में लेना है तो ये वाला ले सकते हो, आपको माइनस अंदर लेना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। रेडबर्ग फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n = 4 टू एन एनर्जी लेवल विद n = 2। देखो मुझे यहाँ चेक करना है, कहाँ चेक करना है, n = 4 से n = 2 पे। कैसे चेक कर सकते हैं? आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, बिना किसी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, बिना किसी दिक्कत के आप कर सकते हो। क्या करना है आपको, बस वेवलेंथ चेक कर लो कहां से कहां तक निकालनी है। एक हमें गिवन है n = 4 से n = 2 पे। ठीक है, निकालनी किस पे है आपको, वो चेक कर लो। ठीक है, वेवलेंथ किस पे निकालनी है वो चेक कर लो पहले तो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल्स RH। हाइड्रोजन है तो Z² नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मैं माइनस लेता था n2² माइनस 1/n1²। ठीक है, तो माइनस, यहाँ पर क्या लेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता था, 1.09 इंटू 10⁻⁻7। ये मीटर्स में ही लेके चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखो 1/4² माइनस 1/2²। ठीक है, अब सॉल्व करते चलो इसको, 1.09 इंटू 10⁻⁻7। इसको वैसे अगर आप चाहो लेमडा को बाद में भी लिख सकते थे, पर मैं अभी लेके ही चल रहा हूँ। 1/16 माइनस 1/4। इस वाले पार्ट को ही अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 16, और यहाँ बचेगा 4। 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3/16 आ जाएगा। और रेडबर्ग कांस्टेंट को अगर मैं ऐसे ही लिखूँ RH, तो ये -16 RH आ गया। यहाँ से 1/λ, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो लैम्डा यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, -16/3 RH। बोलो हाँ के ना? मैंने आपको बताया था, ये RH अपॉन में आ गया ना, एक सेकेंड, -16/3 RH। हाँ अब ठीक है। ठीक है, लैम्डा को ऊपर ले आए, बाकी को उल्टा कर दिया, बस यही हो गया। अब इसको सॉल्व करो, -16/3 RH। 1/RH का मैंने बताया था क्या लेना है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। 1/RH को क्या लेते थे, 912 एक्स्ट्रम लेते थे, तो यहाँ पर भी ले सकता हूँ मैं 912। अब ये एक्स्ट्रम में आएगी, लेकिन ये जो लेमडा आएगी, वेवलेंथ आएगी, वो हमारी एक्स्ट्रम में आएगी। तो लेमडा कितना आ गया हमारा, इसको इससे कैंसिल आउट करो, ये आ गया 304। तो -16 इंटू, एक से माइनस से माइनस कट भी तो गया होगा, ये -3/4 आया था ना, और बाहर भी माइनस था, वो माइनस आ रहा था, तो प्लस होना चाहिए, हाँ प्लस। तो बस हमारा प्लस में ही आएगा ये, 16 × 304 एक्सट्रम। इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक इजी ट्रिक बताऊं आपको, आप इसको 10⁻⁻7 में भी ले सकते हो, नैनोमीटर में भी ले सकते हो। अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नैनोमीटर हो जाएगा, तो यहाँ से 10 ले लो, तो 60 × 10⁻⁴। तो ऐसे मैं लिखूंगा तो ये नैनोमीटर में आ जाएगा, यानी 10⁻⁻10 में। 10⁻⁻10 में पहले से था, इसको मैं 10⁻⁻9 में ले आऊंगा। ठीक है, तो 16 × 30.4 करूंगा तो ये लगभग 486 समथिंग आएगा नैनोमीटर में। चेक कर लो एक बार, 486 इंटू 10⁻⁻9 आएगा ना मीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 486 नैनोमीटर। चेक कर लो एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, वो माइनस प्लस की गलती हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, इसलिए वो ध्यान रखो।
क्योंकि आपको ये देखना है ना, बाहर माइनस है और इसको सॉल्व किया पूरे को तो ये -3/16 आया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया था, वो वहां पर आपको लिख के चलना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक, सही है, देख लो एक बार। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है मेन पार्ट, यानी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो, एक चीज मैं आपको याद करने के लिए बता दूं, जो लाइमन है वो स्टार्ट होता है आपका n=1 से। ठीक है, फिर बामर स्टार्ट होती है n=2 से, और इसी टाइप से आपकी सीरीज चलती रहेगी। ये दोनों तो आपको याद रखनी है कम से कम, लाइमन और बामन, ये नहीं भूलना है। मतलब मैं अगर 1 से 2 पे जाऊं, या कोई 2 से 1 पे आ रही है, 3 से 1 पे आ रही है, इन्फिनिटी से 1 पे आ रही है, तो उस सीरीज को हम लाइमन बोल देते हैं। और कोई अगर इन्फिनिटी से 2 पे आ रही है, कोई अगर 5 से 2 पे आ रहा है, 4 से 2 पे आ रहा है, तो हम उसको बामर बोलेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझा देता हूँ, एक ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ, ये सब हम बाद में देखेंगे। हाँ, लाइमन आपकी होती है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, जिसको हम लेमडा मैक्स बोलेंगे। लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन लेमडा मिनिमम। ठीक है, और ये हम n2 इन्फिनिटी, यानी कि n2 जहां से वो चल रही है वो इन्फिनिटी है, n1 तो हमेशा क्या होगा, 1। n1 तो हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि क्या है, लाइमन सीरीज है। तो यानी कि खत्म कहाँ होना है, 1 पे खत्म होना है। यानी कोई भी स्टेट से अगर वो आ रही है, मान लो अगर वो फिफ्थ स्टेट से आ रही है, मान लो वो फोर्थ स्टेट से आ रही है, लेकिन आ 1 पे रही है, तो वो लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, यहां पर देखो, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, गौर से। ये हमारी लाइमन सीरीज है, यानी n=1 तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसको कोई भूलेगा नहीं। अब अगर मेरी सेकंड से या थर्ड से कहीं से भी अगर लाइन आ रही है, या फिर कहीं से भी किसी भी स्टेट से 1 पे आ रही है, तो उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। जैसे यहाँ 3 से 1 पे आ रही है, यहाँ 4 से 1 पे आ रही है, यहाँ 5 से 1 पे, या फिर इन्फिनिटी से भी 1 पे आए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ का कैसे पता करना है। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही कम क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो जिस स्टेट पे एक्साइटेशन एनर्जी मिनिमम होगी, वहां पर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। कैसे होगी, अभी देख लेते हैं। n=2 और 1 पे देखो, 1/λ क्या फॉर्मूला लिखते थे, -RH 1/n2² -1/n1²। ठीक है, तो जितना कम इसका डिफरेंस होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वेवलेंथ आएगी। तो यहाँ पर डिफरेंस कम था, तो यहाँ पर लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैं इन्फिनिटी पे चेक करूं एक बार, अगर मैं इसको इन्फिनिटी रख दूं, और ये तो हमेशा फिक्स है 1, तो यहाँ पर क्या होगा, -RH 1/∞² -1/1। तो ये 0 0 -1 +1, तो ये पूरा RH आ गया। तो यहां से मेरी जो लेमडा आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/RH आ जाएगी। और 1/RH का मतलब क्या है, 912 एक्सट्रम। ये मेरी मिनिमम वेवलेंथ होगी, 912 एक्सट्रम, यानी 912 इंटू 10⁻⁻10। इतना ज्यादा वेरिएशन है। और अगर मैं n=2 से 1 पे देखूं, ये फिक्स है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 1/4 -1, कितना हो जाएगा, -3/4, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये 4/3 RH आएगा, 4/3 RH आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 1.33। ये RH अपॉन में होगा ना, ये RH अपॉन में होगा, इंटू 912 एक्सट्रम। तो ये 912 का 1.33 टाइम्स है। अब आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ सेकंड सीरीज की बात करूं, अगर मैं सेकंड सीरीज से थर्ड से सेकंड पे आऊंगा, थर्ड से सेकंड पे आऊंगा, तो ये क्या लाइमन सीरीज रहेगी, नहीं। अगर कोई भी स्टेट से अगर वो सेकंड स्टेट पे आ रहा है, n=2 पे आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बामर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बामर सीरीज बोलते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है आपकी, बामर सीरीज होती है। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। हम्म, और ये याद रखो, ओनली फर्स्ट 4 लाइंस जो होती है वो विजिबल रेंज में बिलोंग करती हैं, यानी कि जो रेस्ट होंगी वो क्या होती है, यूवी रीजन। वो क्या होती है, यूवी रीजन। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़नी है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज अब कैसे करनी है आपको, देखो, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बहुत ही आसान तरीका है।
मैं आपको इतना आसान तरीका बता दूंगा ना कि आप कहोगे कि इससे आसान तरीका आज तक किसने नहीं बताया। अरे देखो, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट करनी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी। एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा कहाँ थी हमने पढ़ी थी पहले, पिछले दिनों में भी पढ़ा था। एक्साइटेशन एनर्जी किसी की भी इंफिनिटी से ज्यादा होती थी, हाईएस्ट होती थी। तो यानी यहाँ पर लेमडा क्या हो जाएगा, उसके लिए मिनिमम हो जाएगा। और बाकी किसी, जहां पर उसका डिफरेंस कम होगा वहां पर उसका लेमडा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वहां पर लेमडा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक बार चेक करते हैं। N1 तो फिक्स है, N1 तो फिक्स है ना लाइमन में 1। N2 लेके चलते हैं पहले, सपोज करो इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। अब देखो फॉर्मूला लगा दो, 1/λ = -RH 1/N2² -1/N1²। ठीक। अब देखो RH को मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं ऐसी की ऐसे रखूंगा। यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी स्क्वायर, यहाँ पे N1 हो गया 1 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो लैम्डा मेरा क्या आ गया, 1/RH माइनस, और ये पूरा सॉल्व करके 0 - 1 क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये हो गया 1/RH। 1/RH का मतलब लैम्डा कितना आ गया, 912 एंगस्ट्रॉम आ गया। आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो क्लियर ही है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब ये कितना आया, 912 एंगस्ट्रॉम, ये मेरी मिनिमम होगी, लैम्डा मिनिमम होगी। अब देखो, जब मैं डिफरेंस बहुत कम लूंगा, यानी N1 1 है, तो मैं 1 से सीधा 2 पे जाऊं, सबसे कम डिफरेंस रखूं, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, N = 2 होती है। ठीक है, तो मैं 1 से 2 पे जाता हूं। अब N1 फिक्स है 1 और N2 ले लूं 2। तो अब क्या होगा यहां पर देखते हैं, ध्यान से देखना। तो 1/λ इक्वल्स -RH 1/N2² -1/N1²। ठीक। अब देखो -RH, इसको मैं छेड़ने ही नहीं वाला। यहां से देखो N2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये 1/4 -1 डायरेक्टली कितना आ गया, -3/4 आ गया। माइनस से माइनस कैंसल, कितना बचा, 4/3 RH। ये मेरी लैम्डा आ गई। और ये 1/RH का मतलब क्या है, ये तो 1.33 हो गया 4/3। अरे इतनी कैलकुलेशन तो आती है। और 1/RH क्या होता है, 912 एक्सट्रम होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं, चेक करो इसको जल्दी। सॉल्व करने पर कितना आएगा बता दो जल्दी, सॉल्व करके कितना आएगा। वैसे 4/3 से ज्यादा इजीली हो जाता है ये। जैसे मैं 1.3 की जगह इसको 4/3 लिखूं तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 से कट रहा है। 3 से कटा कितना, 3 टाइम्स, यहाँ से 0, यहाँ से 4, 304। और 4 × 304 कितना आ जाएगा, 1216 एक्सट्रम। तो बस, अब देख लो कौन ज्यादा मिनिमम है कौन मैक्सिमम है। मैक्सिमम किस पे आ गया हमारा, 1216 एक्सट्रम पे। यानी लैम्डा मैक्सिमम हमारा आ रहा है N = 1 से 2 पे या 2 से 1 पे। तो अब आपको पता चल गया शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कब है। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट कब है, इन्फिनिटी टू 1। और लॉन्गेस्ट कब है, 2 to 1। बस ये ही तो क्वेश्चन था। बताओ इसमें क्या करना था। इतना आसान, इतना सिंपल क्वेश्चन बच्चे ये पेपर में गलत करके आते हैं। क्यों, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, भूल जाते हैं एग्जाम में फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में गलती करते हैं, कैलकुलेशन में गलती करते हैं, और फिर भुगतना उन्हें पड़ता है। ठीक है, तो ये बामर सीरीज आपको क्लियर हो गया। N = 2 से कहां लेते हैं, बामर सीरीज। N = 1 से कहां लेते हैं, लाइमन सीरीज। ये आपको क्लियर हो गया ना पूरा। अब देखो बामर सीरीज में भी वही चीज है, आप लेमडा मैक्सिमम कहाँ देखोगे, जहां पर आपका डिफरेंस कम होगा, यानी N = 3 से 2 पे। ठीक है। और मिनिमम कहाँ देखोगे, हाईएस्ट पॉइंट से, यानी इंफिनिटी से। ठीक है, तो इंफिनिटी टू 2 क्या होगा, इंफिनिटी टू 2 क्या होगा, लेमडा मिनिमम होगा। और अगर मैं यहां पर देखूं 3 to 2 क्या होगा, लेमडा मैक्सिमम होगा। ठीक है, यही होगा ना। लाइमन और बामर में आपको गलती नहीं करनी है, बाकी की सीरीज आप चाहे बहुत छोड़ सकते हो, लेकिन लाइमन और बामर में से क्वेश्चन हमेशा आता है, ये आप मान के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition N = 4 to N = 2 of helium positive spectrum। अब देखो यहां पर एक चीज है, हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के लिए मुझे गिवन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए मुझे निकालनी है ट्रांजिशन।
और ट्रांजिशन निकालूंगा तो वेवलेंथ अपने आप आ जाएगी। मुझे क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, वेवलेंथ का ही फॉर्मूला रिपीट कर देना है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, -RH 1/N2 स्क्वायर -1/N1 स्क्वायर। अब यहाँ मैं हाइड्रोजन के लिए अगर लेके चल रहा हूँ तब तो मैं जेड को नहीं लिखता था, लेकिन अगर मैं हीलियम के लिए लैम्डा ले रहा हूँ, ये लैम्डा हाइड्रोजन, ये लैम्डा हीलियम, तो यहाँ पर मुझे जेड लिखना पड़ेगा। और जेड कितना होता था, 2। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1/N1 स्क्वायर अपॉन 1/N2 स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को इक्वल दिया हुआ है ना, इन दोनों को इक्वल दिया है, किस किस को, लैम्डा एच को, लैम्डा एच ई को, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ ये कैलकुलेट कर लेनी है, फिर इसको बराबर रख के इक्वेट कर दूंगा। तो पहले इक्वेट कर दो चाहे तो, जैसे हाइड्रोजन की लिखो, -RH 1/N1 स्क्वायर, वो N2 स्क्वायर -1/N1 स्क्वायर इक्वल्स -RH × 4, 4 हो गया ना 2 का स्क्वायर, और 1/N2 स्क्वायर -N1 स्क्वायर है ना, N2 स्क्वायर -N1 स्क्वायर। तो यहाँ पे N2 स्क्वायर, N2 क्या लेंगे, जहां से आ रहा है तो यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -RH कैंसल, ठीक है, 4 यहाँ पर था। अब इस 4 को भी अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, मेरा काम क्या हो जाएगा, और ज्यादा आसान हो जाएगा, फिर ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो 4 की यहाँ मल्टीप्लाई की तो 1/4 बना, और 4 की यहाँ मल्टीप्लाई की, ये पूरा 4 था तो ये 1 ही रह गया। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और ये 1 1 का स्क्वायर है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा N2 क्या आ रहा है, 4, यानी कि 2, और N1 क्या आ रहा है, 1। N2 4 आया, N2 स्क्वायर 4 आया, मतलब N2 क्या है, 2 है, और N1 स्क्वायर 1 आया, यानी N1 क्या है, 1 है। क्लियर। तो ये ट्रांजिशन कहां से कहां तक जा रही है, 2 से 1 तक जा रही है, बस। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको इक्वेट ही तो करना था और इसको सॉल्व करना था। सॉल्व आप कर ही सकते हो। अब एक बार पास्चन सीरीज देख लेते हैं, पास्चन सीरीज में से भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे तो लाइमन और बामर के ऊपर नहीं आता है, लेकिन कई बार पास्चन में से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हम करके सब चलेंगे, हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे ताकि कुछ भी आए हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब पास्चन सीरीज में देखो, n = 3, यानी किसी भी स्टेट से n = 3 पे आए वो पास्चन सीरीज, जैसे लेमडा मैक्सिमम किस पे होगा, 3 to 4 पे होगा, या 4 to 3 पे होगा, और मिनिमम किस पे होगा, ∞ to 3 पे। वही चीज है। फिर आता है ब्रैकेट सीरीज, यहां पर हम क्या लेंगे, क्वेश्चन में हमने लिया 3 पे, ब्रैकेट में आप 4 पे लेके चलो, यानी कि ∞ to 4, 5 to 4, 6 to 4, इस टाइप से आप लेके चल सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। ऐसी पी फंड, यहाँ पर आप 6 to 5, यहाँ पर आप ∞ to 5 क्या देखोगे, मिनिमम देखोगे, ∞ to 5 पे क्या आएगी, लैम्डा मिनिमम आ जाएगी, और 6 to 5 पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वही वाली बात है, इस वाले पे भी आप देख सकते हो, तो क्या होगा, इस पे मैक्सिमम होगा 5 to 4 पे, और यहाँ पे मिनिमम कितने पे होगा, ∞ to 4 पे, लैम्डा मिनिमम। अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने पूरा ग्राफ देख लिया है। अब हम सब समझ चुके हैं कि 1 से क्या हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है, 3 पे क्या हो रहा है, 4 पे क्या हो रहा है, 5 पे क्या हो रहा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, लाइमन यानी L, बामर के लिए करो B, ठीक है, पास्चन के लिए लिखो P, ब्रैकेट के लिखो B, और इसके लिए लिखो P, और हम फ्री के लिए लिख लो H। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है L फॉर लो, ये हो गया बीपी, तो लो बीपी, और यहाँ पर एक और बात लिखो बीपी हाई। तो ये टेक्निक से आप याद भी कर सकते हो, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लो बीपी, बीपी हाई यानी कि एल से, तो एल मतलब लाइमन सीरीज, फिर आया बी, बी मतलब बामर सीरीज, फिर आया पी, पी मतलब पास्चन, और फिर दोबारा से बी आया तो उसके लिए ब्रैकेट, और फिर दोबारा से पी आया उसके लिए पी फंड, और फिर एच फॉर हमफ्री। तो ऐसे आप याद कर सकते हो।
ऐसे आप बहुत सारे मैं आपको निमोनिक्स बता सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत इजी है ये वाला मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इजी है। आई थिंक सब खत्म हो गई है स्लाइड्स। चलो, आज का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत ही मजा आया आज के इस सेशन में। मैं फिर से कहूंगा कि इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने आज पढ़ी है। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम और भी चीजें करने वाले हैं, जैसे कि आपका क्वांटम नंबर्स रह गया आई थिंक, और क्या रह गया है चलो देखते हैं। क्वांटम नंबर्स तो मेरे को करवाना ही है, क्वांटम नंबर्स से तो क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रह गया है, वो सब भी हम कर लेंगे। धीरे धीरे करेंगे, आपको बहुत तेज नहीं भागना है। यहाँ पर थोड़ा सा तेज इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। रिवीजन सीरीज में मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, वो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो करते हैं फिर इसी तरीके से। तो तब तक के लिए थैंक यू, और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और जुड़े रहिए। और आप कोई और तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता दीजिए। इसी के साथ मैं निकलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।